धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय श्री मुन्नी लाल। धीमी गति से आज योग कराकर आपने पेश की है बहुत बड़ी मिसाल। नए हमारे आदरणीय पवन सर जी बहुत ऐतिहासिक कविता का पाठ करने लगे हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है, जैसा कभी सोचते नहीं थे जो उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई है कि आदरणीय पवन सर जी विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है युगाहार कार्यक्रम की छवि बिखेरते हैं। कविता के माध्यम से प्राकृतिक जैविक खेती, सामाजिक चिंतन, समाज की क्या स्थिति है और उसको कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, हमारी मिट्टी कैसे स्वस्थ हो, इस विषय पर लगातार कविता के माध्यम से प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उनके इस पुरुषार्थ को नमन और प्रणाम करते हैं, इस प्रतिभा को। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना आदरणीय श्री पवन कुमार सर को देते हैं। और आज के योगाचार्य जी से निवेदन है कि आप बीच बीच में ये बाहर कार्यक्रम में आप भी अपने योग कक्षा कभी भी आप के लिए आप समय निकालिए और सुंदर आज का योग सत्र रहा। और आपको भी अभिनंदन धन्यवाद करते हुए आज के दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और दूसरे सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय जी तैयार है, तो मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी पैसे से निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता जी को सम्मानित करके हमारे योगाहार मंच पर आमंत्रित करें। परिचय के साथ जी दीदी जी धन्यवाद। आदरणीय योगाहारी सदस्यों को नमन। और जैसे कि योग की कक्षा में आदरणीय दीदी जी ने कहा है कि मेरी बाकी बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तो ये योग और आहार का जलवा आगे बढ़ाते हुए आज की हमारे योग शिक्षक और इस योगाहार के मंच की सृजेता आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आपकी प्रेरणा से नित्य निरंतर आज हम 1156वें दिवस पर आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि हम योगाहार की इस कड़ी में दूसरे सत्र की बात करते हैं, तो दूसरे सत्र में हमेशा की तरह विविध विषयों पर खेती, आहार, स्वास्थ्य की चर्चा होती है। और चर्चा के बाद जो अनुसरण होता है, जो रिजल्ट आते हैं, वो अनुसरणीय होते हैं। और इसी क्रम में जबकि आपने कहा है कि अपने स्वास्थ्य के लिए हम योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, बात आती है कि हम जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैविक खेती को आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक रहा कि हमारी जो फसलें हैं वो अधिकतर जहरों से पट गई थी, तो जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ कई किसान कई विधियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में देश भर में कई लोग नए नए कदम खेती की तरफ बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, मोहाली चंडीगढ़ से आदरणीय श्री मोहित निझावन जी, आप माइक्रो ग्रीन्स को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए जो माइक्रो ग्रीन्स हैं उसके क्या लाभ हैं और इसके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, और उसकी आगे की बात आदरणीय हमारी जो मुख्य वक्ता जी करने वाले हैं, उससे पहले अपने परिचय के साथ ये भी बताएंगे कि असल में जो ये माइक्रो ग्रीन्स है ये है क्या और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से कामयाब है। क्या ये अंकुरित जैसा ही है या फसल की कौन सी अवस्था है, इसमें कितनी कठिनाई है या कितनी सरलता है, और कुल मिलाकर हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी आर्थिकी के लिए ये कितना कामयाब है। इन बातों को लेकर के
आ रहे हैं आदरणीय मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगहार के इस मंच से। और कृपया आप अपनी बात रखिएगा और आधे घंटे बाद आदरणीय उपस्थित सदस्य आपसे वार्तालाप भी करेंगे। जी मोहित जी। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और आप सबका आभारी हूँ कि जिन्होंने आपने मुझे इस मौका दिया कि आप सबके सामने उपस्थित होकर मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं कि हम किस तरह से खेती करते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं दिनेश जी का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप माननीय गण का के सामने आकर अपने बारे में कुछ बताने का। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करो तो। जी स्वागत है सर आपका। ओके। क्या आप सबको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? हेलो जी आप जी क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हम देख पा रहे हैं। जी जी अच्छा, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे वार्तालाप में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे टोक कर रोक सकते हैं, तो मैं उसका अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम मोहित निझावन है और मेरी कंपनी का नाम एम्ब्रियोनिक ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोकल फूड, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं उसी खाने का, उसी शहर से आए हुए खाने को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो खाना है वो लोकल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, बजाय कि बहुत लंबी जर्नी तय करके आए। ये हमारी कंपनी की टैगलाइन है। मैं एक एलोपैथिक कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट था। 2019 तक मैंने उस कंपनी में रिसर्च के ऊपर, विषय के ऊपर, अलग अलग बीमारियों के ऊपर मैंने अध्ययन किया और पाया कि कुछ ऐसी बीमारियां जो पहले इस देश दुनिया में नहीं थी और धीरे धीरे उत्पन्न होती जा रही हैं। और जो एलोपैथिक की बात करूं, दवा कंपनियां अपने मुनाफे के कारण कुछ इस तरह से दवाइयों का प्रमोट करती हैं कि जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और ये जो सबसे बड़ा कारण जो इन बीमारियों का है वो हमारे खान पान की वजह से है, हमारे लिथार्जी डेली रूटीन की वजह से है। मुझे आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। आज आप 25-30 लोग सुबह सुबह 5 बजे उठकर योगासन कर रहे हैं, बट मगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो बहुत से यूथ इस टाइम अपनी निद्रा में व्यस्त हैं और उनको कोई एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, इस तरह की बीमारियों को। तो हमने एक बहुत बड़ा विजन लेकर ये मैंने नौकरी छोड़ी और 22 साल नौकरी करने के बाद एक बहुत बड़ा विजन जो मेरा था वो ये था कि मैं चंडीगढ़ को ब्लू जोन का मतलब जहाँ लोग ज़्यादा लंबा जीते हैं और जहाँ लोग हेल्दी रहते हैं, तकरीबन 90 से 95 साल तक पूरे देश जी दुनिया में। सर ये ना रिक्वेस्ट आ रही कि अगर वॉल्यूम थोड़ा आप बढ़ा दें, वॉइस हल्की तेज हो जाए तो। जी हेलो, अब आ रही है जी आपको आवाज़ मेरी? जी जी जी। ब्लू जोन, दुनिया में 5 ऐसी सिटीज हैं, शहर हैं जो ब्लू जोन में गिने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू जोन का मतलब होता है जहां लोग ज्यादा जीते हैं। ये नहीं कि जीने का मतलब वो दवाइयों के सहारे जिए,
वो हेल्दी स्वस्थ जीवन शैली के साथ जीते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोस्टारिका, इटली, ग्रीस, जापान, ये सिर्फ 5 ऐसी शहर हैं जहां पर लोगों की एवरेज एज 98 ईयर्स 98 साल है। इस विजन के साथ कि मैं चंडीगढ़ को, जो हमारे पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, उसको हम ब्लू जोन बना सकें। उसके पीछे कई कारण हैं जो हमारी प्रॉब्लम आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। बड़ी बड़ी एसोसिएशंस जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहती है 5 कटोरी सब्जी हमारे दिनचर्या में खाने में होनी चाहिए। अगर हम 5 कटोरी सब्जी, हरी सब्जी जो ताज़ी है, हमारे खेतों से आई हुई है, जिसके ऊपर कोई कीटनाशक दवाएं नहीं है, अगर हम खाते हैं तो 90% तक चांसेस है हमारे को कैंसर, शुगर, हृदय रोग, मानसिक रोग जैसी बीमारियां नहीं लगेंगी, चमड़ी का रोग, स्किन रोग जैसी नहीं लगेंगी। दूसरी बात, आजकल हम अपने यूथ को देखते हैं, 25-30 साल की उम्र का लड़का लड़की, 27-28 साल के लोग शाम को जब अपने घर आते हैं तो बहुत थक चुके होते हैं, फटीग, ये सब कुछ। इस सब का कारण है न्यूट्रिशन, पोषण की कमी। 400 ग्राम सब्जी यानी कि 5 कटोरी सब्जी, एक कटोरी में 80 ग्राम आता है। हमें दिनचर्या में रोज अगर हम इसको शामिल करें तो 90% तक हमारे को ये बीमारियां नहीं लगेंगी और जो हमारे अंदर पोषण की कमी है वो नहीं होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। सबसे ज़्यादा खेती फल सब्जियों की हमारे देश में होती है, मगर अवेलेबिलिटी सिर्फ 210 ग्राम है, चाहिए 400 ग्राम। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो पूरी देश को सब्जियां और फल फ्रूट, 70% सब्जियां फल फ्रूट इन 5 राज्यों से ही आते हैं। दूसरा, इन सब्जियों के ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव की वजह से फ्रेश सब्जी हमारे तक उपलब्ध नहीं हो पाती। तीसरा, इतने लंबी जर्नी में हमने देखा जब सब्जी कटती है, पैक होती है, अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, शेल्फों पे लगती है, तब जाकर हम खरीदते हैं। कुछ ऐसे उम्दा विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन, सिर्फ एक दिन, अगर मैं विटामिन सी की बात करूं जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, सिर्फ 22 घंटे के अंदर अंदर वो उसमें से निकल जाता है। अगर वो 5 घंटे की जर्नी तय करके, 5 दिन की जर्नी तय करके आपके पास पहुंच रहे हैं तो उसके अंदर क्या कमी रहेगी, आप समझ सकते हैं। चौथी जो सबसे बड़ा कारण है वो है अनस्टेबल आउटडोर क्लाइमेट। आज से 5-10 दिन पहले अगर मैं सिर्फ चंडीगढ़ की बात करूं, वहां का बाहर का तापमान तकरीबन 45 से 50 डिग्री था। दूसरा, मैं किसान की बात करूं, बैसाखी का दिन जब सेलिब्रेशन की बात हो रही होती है, वहां पर अचानक ही बरसात आ जाती है। जो किसान की मेहनत, उसने कनक उगाई या कोई खेती की, वहां पर वो सारा पानी, अनस्टेबल जो बाहर का टेम्परेचर है, आउटडोर क्लाइमेट, वो सारा अस्त व्यस्त होने के कारण हमारे तक सब्जियां प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। इसका जो सॉल्यूशन है, जो नई जनरेशन को अपनाना चाहिए, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। मैं माइक्रोग्रीन की खेती करता हूँ। मैं आने वाली अपनी स्लाइड्स में माइक्रोग्रीन के बारे में बताऊंगा कि माइक्रोग्रीन होते क्या हैं। माइक्रोग्रीन अंकुरित स्टेज के बाद वाली स्टेज है, जो 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम अगर हम अपने दिनचर्या में रोज लें, वो 5 कटोरी जितना यानी कि 400 से 500 ग्राम सब्जी जितना आपको पोषण देता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हम इंडोर क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको ग्रो करते हैं, जो कि हम बहुत कम स्पेस में, सिर्फ 1 स्क्वायर फीट, 1 फीट के गैप में
हम 1.5 किलो सब्जी से भी ज़्यादा माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट लोकल है। अगर हम चंडीगढ़ में ग्रो कर रहे हैं तो चंडीगढ़ के लोगों के लिए है। अगर हम देहरादून में ग्रो कर रहे हैं तो देहरादून के लोगों के लिए है। तीसरी चीज़, ये ऑर्गेनिक ही नहीं, ये ऑर्गेनिक से भी ऊपर बियॉन्ड ऑर्गेनिक है और 100% केमिकल फ्री है। लास्ट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है, ये 4 से 40 गुना ज़्यादा पौष्टिक है कंपेयर टू हरी सब्जी। जो फुल्ली ग्रोन हरी सब्जियां हम खाते हैं उसके कंपैरेटिव 40 गुना ज़्यादा पौष्टिक है। और हम कटी हुई सब्जी ना देकर जिंदा सब्जी रूट्स के साथ हम लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी आप पिक्चर देख सकते हो कि किस तरह से ये दिखता है। इसमें हमने जब 2 पत्ते और एक स्टेम आ जाती है पौधे में, उस चीज़ को हमने अपने खाने में रोज़ 20 ग्राम खाना है, सिर्फ 20 ग्राम। इस पूरे जो आप देख रहे हो इसका 7वां हिस्सा अगर हम रोज़ खाएं तो 90% तक हमारे को स्टडीज़ प्रूव हो चुकी हैं, कि 90% तक चांसेस हैं कि ये बीमारियां नहीं लगेंगी अगर हम सिर्फ 20 ग्राम इसका सेवन करें। तो इस चीज़ से हम एक तो न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषण की कमी है, उसको पूरा करते हैं, और जो खाना है उसको ऊपर ये गार्निश करने के, जैसे हम धनिया को गार्निश करते हैं वैसे गार्निश करने के साथ जो खाने की खूबसूरती है उसको ये बहुत हद तक बढ़ा देती है। हमारे प्रोडक्ट का नाम ग्रीनू है, ग्रीन यू। आपको ग्रीन करने के लिए हमने ये नाम रखा है ग्रीनू। और हम 75 तरह की अलग अलग सब्जियों के माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। आजकल मिलेट्स, जो हम बहुत साल पहले हमारे दादा दादी नाना नानी हमें मिलेट्स की चीज़ें खिलाते थे, अब दोबारा से उसका चयन शुरू हुआ। हमने मिलेट्स के भी माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने का हमें तरीका आता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस तरह की खेती से आप सीजनल क्रॉप ही नहीं, सारा साल आप हर तरह की क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि हमें तो सीजनल क्रॉप का खाना ही खाना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि जैसे कुछ मरीज़ हैं, जैसे कि कैंसर के मरीज़, अगर किसी को कैंसर हो जाए उसको कुछ माइक्रोग्रीन्स ऐसे दिए जाते हैं जिससे उसको दोबारा कैंसर होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से डॉक्टर बार बार सिटी स्कैन करा रहा होता है। तो हमें गर्मियों में भी वो चीज़ ग्रो करनी पड़ेगी, सर्दियों में भी, कि जो कि उसके पास पहुंच सके और उसका सेवन करने से वो 90 से 95% तक उसको दोबारा होने का डर खत्म हो जाए। इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा, जो हम आप मेरे साथ सहमत होंगे, हमारा जो खान पान है वो 100% नेचुरल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल माने कि एक लंबे समय तक चलने वाला, जो हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारा खाना लोकल होना चाहिए, ऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक से ऊपर जैविक होना चाहिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ होती है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1990 के बाद आई, उन्होंने सीड को जेनेटिक, उसके जीन्स तक चेंज कर दिए। तो जो हमारा खाना पीना है, हमारे जो बीज हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होने चाहिए। कोई भी उसके ऊपर खाद्य पदार्थ ना हो जो पेस्टिसाइड्स केमिकल वाले हो, 100% केमिकल फ्री हो और पोषण से भरपूर हो। अब मैं बताना चाहूँगा माइक्रोग्रीन्स होते क्या है। जब एक किसान एक बीज को बोता है, 1 से 7 दिन तक स्प्राउट्स पैदा होते हैं। स्प्राउट्स जो हमारी माँ बचपन में हमें खिलाया करती थी, उसको हरी मूंग की दाल, काले चने की दाल, उसको भिगो कर रखती थी, और भिगो के रखने के बाद अगले दिन हम उसको अंकुरित स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता था, उसको खाते थे। बट कुछ साल पहले पता लगा हरी मूंग के ऊपर सबसे ज्यादा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है। अमेरिका में 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी ये वाले स्प्राउट्स खाने से। उसके बाद जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है मैरीलैंड,
जो बेल्टीमोर में है, और जॉन हॉपकिंस, उन्होंने पाया अब क्या, स्प्राउट्स की जो बाद वाली स्टेज होती है उसको माइक्रोग्रीन्स कहते हैं। जैसा मैंने बताया, जब 2 पत्ते और एक स्टेम आ जाती है, उस स्टेज में सीड जो होता है वो नीचे गिर जाता है, सीड शेल नीचे गिर जाता है, और सीड को फटने के बाद जो प्लांट पैदा हो रहा होता है, उसको जब 2 पत्ते आ जाते हैं उसको माइक्रोग्रीन्स कहते हैं। इसको 7 से 14 दिन के टेन्योर में, ड्यूरेशन में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है बेबी ग्रीन्स। जब 2 पत्तों से ज्यादा उसकी ग्रोथ हो रही होती है वो बेबी ग्रीन्स होते हैं। उसमें कड़वाहट, थोड़ी सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। और चौथी स्टेज होती है मैच्योर वेजिटेबल, जो हम सब्जियां अपने दिनचर्या में खाते हैं, ये हमारे लिए पौष्टिक है। जो माइक्रोग्रीन वाली स्टेज पे अगर हम अपनी सब्जियों का सेवन करें, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होती है। तो इस तरह से, जैसे मैंने बताया, हम जिंदा सब्जी, लाइव विद द रूट्स, हम अपने ग्राहकों को देते हैं, और टोटली हमारा इको फ्रेंडली मोड से हम इसको ग्रो करते हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट से ग्रो करते हैं। कोकोपीट और कोको फाइबर की छाल के ऊपर हम ग्रो करते हैं। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाने योग्य है, नीचे उसकी जड़ें हैं, उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है। हम ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अभी 2 साल पहले ही हिंदुस्तान में लेकर आए। जैसा मैंने आपको बताया, हम 1 स्क्वायर फीट में 1.5 किलो से ज्यादा सब्जी माइक्रोग्रीन्स वाली स्टेज में ग्रो कर सकते हैं, और ये हम वर्टिकल स्टैगिंग में ग्रो करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल फैली हुई करेंगे तो जमीन ज्यादा यूज होगी। मैं नहीं कह रहा कि इसको आप मिट्टी में भी ग्रो नहीं कर सकते, इसको मिट्टी में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। हम इसको पानी और कोकोपीट, कोको फाइबर, पैसिव हाइड्रोपोनिक तरीके से ग्रो करते हैं। मिट्टी में ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम ना करें, क्योंकि हम अपनी मदर अर्थ को थोड़ी रेस्ट भी देना चाहेंगे, और दूसरी चीज, मिट्टी के अंदर ग्रो करने से, आउटडोर बाहर खेती करने से पेस्ट का अटैक आ सकता है, तो उसके बाद हम उसको बचाने के लिए हमें फंगीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कना पड़ेगा। इसको हम एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जो प्लांट को चाहिए उसके अंदर ही ग्रो करते हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है, इसमें लेबर का वर्क भी बहुत कम रह जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हमारे को बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने वैलिडेट कर दिया है। जैसे हमारे देश की सबसे माननीय यूनिवर्सिटी, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं, हम उनके साथ मिलकर इसके ऊपर रिसर्च का काम भी कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी, और चंडीगढ़ की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम चंडीगढ़ के लोगों को, जैसा मैंने बताया, ब्लू जोन की तरफ जाना है हमने, जहाँ लोग ज़्यादा देर तक हेल्दी रहें और उनकी लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाए, 98 साल तक हो जाए और 100 साल तक। इस तरह की माइक्रोग्रीन्स का सेवन करने से हम इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी को ये बीमारी हो जाए, तो वो बीमारी अगर हो गई है तो उससे होने वाली सिम्टम्स, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को हम बढ़ाएं ना, उसको वहीं पर ही रोक दें, हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अभी तक अगर मेरी स्पीड ठीक है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूं। अगर आपका अभी तक कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जी, आप कंटिन्यू करिएगा, और आप कोई 7-8 मिनट बाद सवाल आने वाले हैं। जी जी, तो हमने इसको कुक नहीं करना रहता, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, हमने बस इसके खाने के ऊपर गार्निश करना रहता है। हमने छोटे छोटे चेरी टमाटोज भी, माइक्रो चेरी टमाटोज, जिसको चेरी टमाटोज कहते हैं, वो भी हाइड्रोपोनिक तरीके से ग्रो किए। हमने काले रंग के चेरी टमाटोज भी ग्रो किए।
इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ हैं जो प्लांट से निकलने वाले नेचुरल केमिकल। बढ़िया से आप रेडी है पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। हाँ जी, आदरणीय असित तिवारी जी, आप माइक ऑफ कर लीजिएगा। काले रंग के चेरी टमाटो का ग्रो करने का मकसद ये था, इसके अंदर लाइकोपीन बहुत ज्यादा होता है, एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। जिन भी सदस्यों के माइक खुले हैं कृपया बंद करें। तो इससे हम कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, मैं रिसर्च में काम किया तो मुझे इस तरह के केमिकल्स का पता है कि किस केमिकल से हम आने वाली ये गंदी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और अगर भगवान ना करे किसी को हो जाती है तो उसकी बीमारी आगे ना बढ़े। तो इस वजह से हमने काले रंग के चेरी टमाटोज को ग्रो किया। जैसे आप ये कुछ तस्वीरें देख रहे हो, इसके ऊपर माइक्रो ग्रीन्स ऐसे हमने धनिया की तरह गार्निश करने होते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हम कभी किसी चीज को काट दें तो उसका पोषण विटामिन सी खासकर सिर्फ एक दिन 22 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है और खत्म होना शुरू हो जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ मिलकर हमने काटने के बाद भी उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके पोषण को और उसकी शेल्फ लाइफ को 15 से 21 दिन तक बढ़ाने के ऊपर हमारी रिसर्च हुई, और उसमें हमारे को अभी तक 21 दिन तक हम उसकी शेल्फ लाइफ और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बेकरार कर सके। अभी स्टडी कंटिन्यू चल रही है। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। बहुत से ऐसे किसान हैं, जब हम किसी अर्बन एरिया में, शहर में किसी से पूछते हैं कि अगर आप किसान की इमेज अपने माइंड में बनाओ तो किस तरह की तस्वीर नजर आती है। जब हमने ये सवाल पूछा, जो हमारा अन्नदाता है किसान, तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि एक गरीब, कम पढ़ा लिखा इंसान भगवान के आगे सदा हाथ ही जोड़ता है कि मेरे को बेटर हार्वेस्ट मिले, मगर उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आज भी देखें बहुत से किसानों की इतनी अच्छी नहीं है। हम अक्सर सुनते आए हैं कुछ किसान पैसे की कमी की वजह से कुछ गलत आदतों में भी चले जाते हैं, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है पैसों की वजह से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड 1 या 2 तरह की फसल एक साल में ग्रो करते हैं, वो भी सीजनल। हमने उन किसानों को जागरूक करने के लिए कि जो फ्री टाइम है, जब आप फ्री हो अपनी खेती से, तो आप अपने कमरे में, छोटे से कमरे में इस तरह की खेती कर कर आप अपने आस पड़ोस, अपने जिले को, अपने स्टेट को, सिटी को हेल्दी रखने के लिए इस तरह की चीज़ें ग्रो करो, जो कि आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। हमने उनको निशुल्क सेवा से उनको जागरूक किया। हमने कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर कैंप लगाए और लोगों को समझाया, मंत्रियों तक अप्रोच की कि आप किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए हम ये मुहिम कर रहे हैं, जो कि हमारा देश इन द रियल सेंस कृषि प्रधान बने। ये कुछ ऐसे किसानों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने घर में इनिशिएटिव लिया और अपने घर पे ग्रो कर रहे हैं, एक छोटे से कमरे में, और अपने आसपास लोगों को हेल्दी रखने के लिए काम कर रहे हैं। इससे हमें गवर्नर पंजाब ने भी, जब हमने मिलेट्स के ऊपर माइक्रोग्रीन्स की खेती की, उन्होंने भी हमारे को ऑनर किया। काफ़ी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन हमारे को डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से मिली। अखबारों में हमने हमारे काफ़ी आर्टिकल आए, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर में, लोगों को जागरूक करने के लिए दैनिक जागरण में। हमारी कंपनी को एक अच्छे स्टार्टअप का भी अवार्ड मिला कुछ 1 साल पहले। हम इस तरह का, जैसे मैंने बताया, पोषण को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, हम अपने खाने को सुंदर बनाने के लिए
गार्निश करने के ऊपर उससे खाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो हमने चंडीगढ़ जैसे शहर में बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट्स में इस प्रोडक्ट को अप्रोच किया और उन्होंने भी अपने खाने में इस तरह की चीज़ों को शामिल किया। ये कुछ लोगों को जिनको इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को यूज़ करके फ़ायदा मिला, उन लोगों ने हमें मान देने के लिए इस तरह से टेस्टिमोनियल दिए। जो सीधे हाथ को अंत में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये चंडीगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल के कैंसर के डॉक्टर की तस्वीर है। 7 मई सन 2022 को हमने अपनी कंपनी शुरू की थी और 7 मई सन 2022 को इन महोदय ने हमारे प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। धन्यवाद। ये मेरा आपको बताने का मेन मकसद था। आई एम हैप्पी अगर आपका कोई सवाल है और मैं उसका जवाब दे पाऊँ तो ये मेरे जी, लिए निश्चित ही सवाल होंगे। और ये आपने सुंदर प्रस्तुति दी है और सुंदर प्रस्तुति के मध्य एक विकल्प भी दिया है किसानों को कि हम इस तरह से भी कार्य कर सकते हैं। और साथ में जो आप लिविंग फूड की बात की है, जीवंत जो हमें भोजन है, ये इसकी महिमा अलग है और इसका महत्व हम इस पे भी प्रश्न होंगे। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, वहाँ से आदरणीय पवन सर से निवेदन करता हूँ कि वो इस वार्ता में, जबकि हम माइक्रो ग्रीन्स की बात कर रहे हैं, तो इस वार्ता में आप सम्मिलित होकर के मार्गदर्शन कीजिएगा। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता मोहित जी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो आज बातें बताई हैं इस मंच पर, हमने न्यूट्रिशन पर बात की, लेकिन हमने उसके जो तरीके हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके ऊपर कम ही चिंतन हुआ है। तो आज आपने माइक्रो ग्रीन्स के माध्यम से प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए भोजन में, और उसकी जो ये जैविक और प्राकृतिक तरीके से ये उगेगा, उसी तरह से ही है जैसा कि हमने हमने इस मंच पर चर्चा की थी कि हम गाय के लिए और पशुओं के लिए चारा का एक 1 वीक साइकिल बना रहे थे, और वो ट्रे में वो मक्का को उगा रहे थे और उसको पूरा का पूरा जड़ समेत और सब कुछ सहित उसको भी खिला देते थे। तो उसमें उसके चारे की समस्या का समाधान हो पा रहा था। इसी प्रकार से ये जो आज आपने बताया है, कि मुझे लगता है कि ये जो तकनीक है, ये केवल ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका अनुसरण करने का जो तरीका है, इसको अडॉप्ट करने का जो तरीका है हमारे शहरी लोगों के लिए, क्योंकि जो सब्जियां भी आ रही हैं, एक तो उसकी सोर्स नहीं मालूम, उसमें पेस्टिसाइड कितना पड़ा है, वो कितने दिन उसको हो गए हैं हार्वेस्ट किए हुए, और उसमें उसकी न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर हम आत्मनिर्भर हो पाए अपने प्रोटीन का कुछ हिस्सा स्वयं उगाने के लिए, तो शायद हम ज़्यादा संतुष्ट होंगे। नहीं तो अभी आज के तारीख में तो सब लोग बड़े, कोई इसमें चिंतन करेगा तो बड़ा असंतुष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो तकनीक है, एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अपना न्यूट्रिशन का ध्यान स्वयं कैसे रखें। इसके लिए जो आपका इसका एसओपी होगा कि एक अर्बन कंज्यूमर आपसे वो ब्रिक जो आपने दिखा रहे थे, वो कैसे खरीदेगा, उसमें उसकी कॉस्ट क्या होती है, और उसका क्या कुछ एनालिसिस हुआ है, और कितना अगर आप इसको एज अ स्टार्टअप उसको बेचते हैं, तो वो कितने आप बेच पा रहे हैं और उससे उसका क्या फायदा हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये था कि ये जो हाइड्रोपोनिक बेस्ड तरीका है, उसमें जो हाइड्रोपोनिक्स में जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो तो केमिकल्स हैं, कुछ ही केमिकल्स हैं। तो प्राकृतिक वो कैसे हुआ? हाइड्रोपोनिक्स क्या प्राकृतिक है, या हाइड्रोपोनिक्स एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट सारे के सारे पानी में मिला देते हैं, फिर उसको चला देते हैं, तो फिर वो तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी जो बाकी जो तत्व हैं जो हमें
पोषण के लिए तो हमें करीब 52 तत्वों की जरूरत पड़ती है, एलिमेंट्स 18 नोन है, बाकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है, इसके लिए आपकी क्या है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से जो और न्यूट्रिशन की आवश्यकताएं हैं, एक मिनिमम लॉ भी लग जाता है लीबिग का कई बार, लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, तो उसकी वजह से कुछ एक बहुत ही कम चीज की कमी की वजह से भी बाकी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, इसमें क्या चिंतन है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। बाकी बहुत सुंदर आपकी बात। शुक्रिया, आपने ये प्रश्न पूछा। जब भी मैं किसी फोरम में जाकर हाइड्रोपोनिक्स की बात करता हूँ, ये प्रश्न अक्सर आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं हाइड्रोपोनिक में, तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो माइक्रो ग्रीन वाली स्टेज है, स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज माइक्रो ग्रीन्स, उस स्टेज पे जब 2 पत्ते आ जाते हैं और स्टेम होती है, उस स्टेज तक हमारे को कोई न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स डालने की जरूरत तब पड़ती है जब बेबी ग्रीन्स और मैच्योर वेजिटेबल्स बन जाते हैं, और जब उसको पोटाशियम, फास्फोरस की जरूरत होती है जो हमारी मिट्टी में है। इस वजह से हम हाइड्रोपोनिक्स में डालते हैं। यस, मैं कहूँगा जब हमने चेरी टमाटोज ग्रो किए, हमने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज किया था, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ऑर्गेनिक की तरफ नहीं लेकर जाते। तो हमने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे सीवीड जैसी चीजें यूज की और कैलकुलेटेड न्यूट्रिएंट्स उसमें डाले, टाइम टू टाइम डाले कि जो उसमें पोषण मिले। दूसरी बात, माइक्रो ग्रीन्स वाली स्टेज पे हमारे को कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती। सीड के अंदर ही इतना न्यूट्रिशन होता है कि जो उस स्टेज तक वो पहुंच जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ गया और मैं भी इसी तरह ये समझ रहा था कि जैसे हम किसी बीज को रख देते हैं पानी, मतलब स्प्राउट के लिए हो जाते हैं, उसको कोई न्यूट्रिशन की तो जरूरत नहीं हो, केवल मॉइस्चर की जरूरत होती है। और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ही वो उसकी जड़ें उसकी हो जाती हैं। जैसे आप मूंग को स्प्राउट करते हैं, बाकी चने को भी स्प्राउट कर लेते हैं, तो वो आंतरिक रूप से उसकी जो शक्ति है उसमें केवल आपने कहा कि एक स्टेम 2 पत्तियां उसकी आ जाए तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर लें। और उसका जो आपने बेस बताया, वो बताया आपने कोकोपीट वाला बेस है, क्योंकि आप उसको पॉसिबली सेल करते होंगे। लेकिन अगर कोई घर में जो आपका स्प्राउट मेकिंग मशीन होती है, उसमें अगर ऐसे बना लें और उसको कर लें, तो उसमें और उसमें अंतर क्या होगा? जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स मेकिंग मशीन के बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी, अगर मैं कहूँगा, कम रहेगी। नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता था कि हम स्प्राउट्स जब बनाते हैं, उसको एक कपड़े में लपेट कर दाल को या काले चने को, अगर मैं सब्जी की भी बात करूं, उसको लपेट कर रख देते हैं। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम उसको खाते हैं। कुछ लोग उसको सोटे, मतलब उस पर गर्म भी कर देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब हम स्प्राउट्स को बनाते हैं, जैसा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आज की डेट में ग्रीन मूंग के ऊपर रहता है। उसमें हम सीड भी खाते हैं, उसमें हम रूट्स भी खाते हैं, उसमें अगर वो पत्ते आ जाए वो भी खाते हैं। पहली चीज, जब हम वो सीड खाते हैं तो अगर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड या फंगीसाइड का एक्सपोजर है तो उसमें डायरेक्ट इनटेक होगा। सबसे बड़ा कारण, उसी वजह से अमेरिका में भी वो प्रॉब्लम आई थी और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। व्हाट नेक्स्ट, देन दे वेंट टू माइक्रोग्रीन्स। दूसरी बात, जब हम स्प्राउट्स को गर्म कर देते हैं तवे पे, अगर हम 70 डिग्री से ज्यादा किसी चीज को हीट दे देते हैं, उसकी पौष्टिक तत्व, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद तक गिर जाती है। अगर हम उसको गर्म नहीं करते तो बहुत से लोगों को टेस्ट नहीं आता। तो जो माइक्रोग्रीन वाली स्टेज है, जब हम उसको कच्चा भी खाएंगे ना, उसमें आपको वो टेस्ट आएगा। जब हम बहुत छोटे थे, मैं अगर अपनी बात बताऊं, आई एम श्योर
आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जब हम छोटे थे तो रास्ते में फेरी वाला आता था, तो हम गाजर मूली उठाकर उसको छेड़ते भी थे, चिढ़ाते भी थे और खाने लग जाते थे। और हमारी माँ कभी भी ये रोकती नहीं थी कि इसको मत खाओ, उसके अंदर पेस्टिसाइड है। और जो उसका टेस्ट आता था ना, वो बहुत नेचुरल आता था। आज की डेट में जो हमारे पास सब्जियां पहुंचती हैं, सिर्फ मसालों का टेस्ट होता है हमारे खाने में, और हमारी माँ 3-4 दफा उसको धोती है, तब भी वो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का एक्सपोजर नहीं जाता। सो दिस वाज द रीजन कि माइक्रोग्रीन वाली स्टेज में एक तो वो बहुत स्वाद होगा, इसको कच्चा खा सकते हैं, सीड का एक्सपोजर नहीं है क्योंकि आपने रूट्स नहीं खाने, सीड नहीं खाना, उसके अंदर से निकला हुआ प्लांट को खाना। जी, जी, जी। मैं इसको समझा। और ये आपने जो जैसे मूँग है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप कह रहे थे कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र है, तो उसका आपने न्यूट्रिशनल एनालिसिस करवाया किसी लैब में, और जिसमें ये पता लगे एग्ज़ैक्टली ये क्या हुआ है, और मतलब इसका यस, कुछ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने जब ये स्टडी किया था कि जो 32 मृत्यु हुई थी पेस्टिसाइड का एक्सपोजर करके, तो एक, मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो एक बच्चा 2 महीने का, 6 महीने तक तो माँ का दूध पे बच्चा डिपेंडेंट होता है। 2 महीने के बच्चे के अंदर से एंडोसल्फेन जैसा केमिकल पाया गया। एंडोसल्फेन जो 20-30 साल पहले बैन हो चुका था। ये बात है 2017 की। वो बच्चे को एक ऐसी खतरनाक बीमारी लगी जिसका पोम्पे जिसको कहते हैं, उसके शरीर की एंजाइम्स काम नहीं कर रही थी, और जो दवा कंपनी ने उसकी दवाई का, जिसकी रिसर्च में हम ही ने की थी, मेरी टीम ने, उस दवाई की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी साल की, 1 साल की। और जो जो बच्चे का वजन बढ़ेगा, बढ़ती जाएगी। वो बच्चा जब हमारी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हुई, तो हमने पेरेंट्स का हाल देखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे को ये रीजन जान लेने दो कि ये मृत्यु हुई क्यों। 2 महीने का बच्चे को तो कोई पेस्टिसाइड का एक्सपोजर नहीं, माँ के दूध से अगर 1 लीटर बच्चा पी रहा है, 0.1 ml उसके अंदर एंडोसल्फेन जा रहा था, और जो उसके बॉडी के अंदर बायो मैग्निफिकेशन हो रही थी वो 10 टाइम्स हो रही थी। और जब माँ से पता लगा कि क्या उसका इनटेक है, वो कहती थी हम स्प्राउट्स को बहुत न्यूट्रिशन रिच मानते हैं, न्यूट्रिशन रिच, और उसको बहुत ज़्यादा खाती थी। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने फॉरेन कंट्री की कुछ लेबोरेटरीज में ग्रीन मूंग के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए हुए सैंपल दिए, उसमें हिंदुस्तान का भी सैंपल था। उसमें पाया गया जो ग्रीन मूंग के टिश्यू के अंदर भी एक्सपोजर जा चुका था हमारे ये केमिकल्स का। उसकी वैलिडेशन की रिपोर्ट भी हमारे पास है, उसके टिश्यू के अंदर तक चला गया था वो केमिकल। जी सर। जी। और हेलो। जी 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 सर, जी सर। हाँ, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, और मैं भी रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये जो इसकी जो टेस्टिंग का जो प्रक्रिया है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उससे एक नया आयाम खुल रहा है। और इस मंच पर भी हमने कई बार बातचीत की है कि माना जाए कि हमने कोई भोजन लिया, और भोजन हम ले रहे हैं, चाहे वो स्प्राउट्स ले रहे हैं, ग्रीन्स ले रहे हैं, तो उसका जो सोर्स मटेरियल है, अगर वो केमिकल ट्रीटमेंट उसमें हो गया, उसमें कोई मॉलिक्यूल भी आ गया, और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है कंटामिनेशन होने के लिए, तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए। और उसमें क्योंकि 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये एक नया एरिया है, मुझे लगता है कि जिसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और उसका जो टॉक्सिसिटी लेवल, जो कम से कम ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर नहीं करे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हों, तो उसकी भी क्वांटिटी और उसकी भी जो मात्रा है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक
काम करने की ज़रूरत है और उसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये बैंड पेस्टिसाइड्स भी अब यूज़ होने लग गए हैं। अब उसके बारे में तो जानकारी ही नहीं है, सरकार के पास भी अनभिज्ञ है। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं मेरे ख़्याल से। जो सॉल्यूशन है, वो ये है कि जो सब्जियाँ और जो ये सामान मतलब बाहर से जब आता है, तो उसको और एक दूसरा भी इसका एक अप्रोच है, वो ये है कि हम इसको अच्छी तरह से धोएँ और उसके धोने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, उस पर लिटरेचर काफ़ी पड़ा हुआ है कि हम बेकिंग पाउडर मतलब सॉरी वो क्या है वो उससे धोएँ, पानी से धोएँ, नमक के पानी से धोएँ वगैरह-वगैरह। लेकिन जो पेस्टिसाइड आपके टिश्यू के अंदर घुस गया, उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या हमारे पास कोई तरीका है? या तो हम उसको रिजेक्ट ही कर दें और उसको नहीं लें, उसको नहीं खाएँ, या अगर खाएँ भी तो किन प्रिकॉशंस के साथ, किस तरीके का, किस प्रोटोकॉल का फ़ॉलो करके खाएँ। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि इसमें लोगों ने रिसर्च की हो, लेकिन हमारे पास अभी उतने पुख्ता रूप से साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ है डिटेक्ट करना, एक दूसरा चीज़ है उसको एक्शन में परिवर्तित करते हुए उसमें कुछ चीज़ों को निकालने का प्रयास करना। तो एक तो तरीका, एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच ये है कि हम ऐसे किसानों को पकड़ें जो जिस पर हमें विश्वास हो, ना कि दूसरे के हम किसी सर्टिफ़िकेट के ऊपर विश्वास करें, जो कि जैविक तरीके से अपने उत्पादों को उगा रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं और उससे सीधे डायरेक्टली उसको खरीदने का प्रयास करें। बीच में कोई भी कंटैमिनेशन का कोई सोर्स को बिल्कुल, जो बीच की स्टेप्स हैं उसको बिल्कुल अवॉइड कर लें, नकार दें, नहीं करें इसको। तो इन 2 अप्रोचेज़ पर भी हम आने वाले समय पर मुझे लगता है कि हमें और चिंतन और हमें अपने आप को एक एसओपी अपने लिए बनाना है। हर एक उपभोक्ता को एक एसओपी बनाने की ज़रूरत है। हर एक उपभोक्ता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो किसान ही क्यों नहीं हो और चाहे वो शहरी क्षेत्र का रहने वाला हो, उसके लिए एक एसओपी बनाते हैं। आप अगर कहेंगे तो हम साथ मिलकर के भी इसको बना सकते हैं। इस पर कुछ चिंतन कर लेते हैं। उसका जो चिंतन है उसका एक रिज़ल्ट होगा एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि मेरे पास घर में कोई चीज़ आई, उसकी मैं कैसे करूँ, उसकी निगरानी कैसे करूँ, उसके बाद उसको क्या करें, उसके बाद क्या करें, स्टेप्स बड़ी सिंपल सी स्टेप्स। और ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम बन सकता है जिसमें हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं। आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम भी जब हमारे साथी लोग जाते हैं, तो उनके लिए एक एसओपी बनाई जा सकती है, उसके लिए चर्चा हो सकती है। तो ये मेरा एक प्रस्ताव है, इसको अगर हम सदन इसमें चाहेगा तो इस पर भी हम आगे कर लेंगे। मैं इतना कह के अपनी बात को विराम करता हूँ, दिनेश जी के पास वापस चलता हूँ। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण बात ये कि जो हमारी अनाज हैं और खासकर वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, केमिकल्स यूज़ हो रहा है, ज़हर यूज़ हो रहा है और बात यहाँ तक पहुँच गई जब टिश्यूज़ में जो ज़हर पटा होगा, छुपा होगा, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उससे कैसे बचा जाए। तो उस लिहाज से एक माइक्रोग्रीन्स एक विकल्प है हमारे पास कि हम विषमुक्त भोजन कर सकते हैं। और मेरे मन में ये प्रश्न था कि अगर हमने जो क्वांटिटी आपने बताई उससे अधिक खाएं तो कैसा असर रहेगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि तो अच्छा ही रहेगा शायद संभवतः। नेचुरल जी प्रोडक्ट है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी। तो मैं आगे पहुंचता हूं क्योंकि हमारे पास समय की तो कमी है, लेकिन मैं आदरणीय सदस्यों से कुछ टाइम मांगता हूं, 5 मिनट और मांगता हूं ताकि हम 8 बजे से 5 मिनट आगे बढ़ें। और मैं पहुंचता हूं नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। वहाँ से हमारे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य हैं रमेश सर, मेरा सर। तो आप प्रश्न रखिएगा सर। सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और सर हम तो हमारे नर्मदापुरम की चिंता कर रहे हैं कि हमारे नर्मदापुरम में जो है पूरे 3 जिलों में मूंग बोई जा रही है गर्मी में, और 3 स्प्रे तो सर जो जैसे ही उगती है उसके बाद कोरोजिन नाम की एक दवाई है, कोरोजिन। और कोरोजिन के बाद जब काटने का नंबर आता है तो एक सफाया डाला जाता है जो 1.5 दिन में ही उसको सुखा देता है। अब ये दोनों दवाई कोरोजिन और सफाया
ये मिलकर के मूंग का क्या हाल कर रही सर? आपके रिसर्च में इसका क्या प्रभाव है, थोड़ा सा बताएं सर। सर जैसा मैंने पहले बताया, हरी मूंग के ऊपर अक्सर अखबारों में भी आया, बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये इस तरह के पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं जो उसके टिश्यू में भी चले गए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जैसे सर ने कहा, जो पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम से थे, इसके ऊपर रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को सिर्फ स्प्राउट्स पता है कि स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, मगर उसके खाने की विधि नहीं मालूम। पीछे बात चली स्प्राउट्स की, जैसे मैंने बताया कि सीधा एक्सपोजर, सौटे गरम कर लिया एंड ऑल। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊं, वीट ग्रास को मुहिम चली कि वीट ग्रास सारी दुनिया पिए। 99% लोगों को तो वीट ग्रास का जूस पीना ही नहीं आता। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो अपने खाने में सैलेड के ऊपर वीट ग्रास डाल के खा रहे थे। उसके अंदर वो एंजाइम ही नहीं है जो हमारे इंसानों के साथ वो डाइजेस्ट कर सके। वीट ग्रास का सेवन हमेशा जूस के फॉर्म में होता है। 30 ml से ज़्यादा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml से ज़्यादा हमें नहीं लेना होता, और वो भी सुबह खाली पेट लेना होता है, और उसके 1 घंटे तक हमने किसी और चीज़ का सेवन नहीं करना होता। तो जो आपका प्रश्न है स्प्राउट्स के ऊपर जिस तरह के केमिकल का एक्सपोजर, तो सर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ हमारी, जैसे मैंने उस बच्चे की कंडीशन बताई, उस माँ की बताई जिसकी वजह से उस बच्चे को बीमारी पड़ी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। सर ये कोरोजन जो है और सफाया, इनमें मात्रा कितनी होती सर जहर की, और ये कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मेडिकल साइंस से हूँ, मुझे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के बारे में नॉलेज थोड़ा कम है। जी जी सर। सर एक और प्रश्न है, आपने जो कहा कि 10x10 में ये जो आपकी पद्धति जी है जी इसे लगाने में क्या खर्च होता है, और जो 70 तरह की आपने जो सब्जियां बताई है, इनके सीड और सब, जैसे सर अपन जो केमिकल से उपजाए बीज का उपयोग करेंगे, तो फिर ये प्राकृतिक बीज कहाँ से लाएंगे, जैविक बीज? जी, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत से लोग फार्मर्स ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हमारा उनके साथ, हिंदुस्तान के फार्मर्स के साथ टाई अप है। मिलेट्स के लिए, माइक्रोग्रीन्स के जो ये जो कॉलीफ्लावर, गोभी और येलो कैरेट जिसको गाजर, मूली, इसके सीड्स मैंने उनको, फार्मर्स को कहा कि आप मेरे तक मुहैया कराइए, और हमने उसको कंसल्टेंट भी हायर किया हुआ है उसको क्वालिटी चेक करने के लिए कि इसके टिश्यू के अंदर तो कोई पेस्टिसाइड, वो कहता है इन्होंने तो दूर से दूर तक कोई एक्सपोजर नहीं है इसके पेस्टिसाइड का। तो हम सिर्फ 75 के 75 सीड्स वही लेते हैं जो टेस्टेड है, उन्हीं फार्मर से लेते हैं जो नॉन, जो हमारे को ऑर्गेनिक वे से सीड्स प्रोवाइड करते हैं। 1 नंबर 2, जो नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो ये सीड्स आप मेरे से मंगवा सकते हो। इनकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें जिस प्राइस में आता है हम उसी प्राइस में ही आपको देंगे, कोई उसका ज़्यादा कमाई का वो ज़रिया नहीं है। और रही बात 10x10 के कमरे में जो उसकी कॉस्ट आती है, उस 10x10 के कमरे के साथ अगर जो पैदावार होगी वो आपकी 4 महीने, जो भी कॉस्ट आएगी वो 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो वो खर्चा है वो पूरा आपके पास वापस आ जाएगा। उसकी कॉस्ट 35,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट होती है। 35,000 में 100% सारी चीजें मैनुअली ऑपरेटेड है, और 5 लाख रुपए में जो चीजें हैं वो सारा कुछ ऑटोमेटिक है, हमने कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक में होगा। तो आप 35,000 रुपए खर्च करके छोटा सा सेटअप, जरूरी नहीं कि हमने पूरा 10x10 का कमरा यूज करना है, एक रैक से भी आप आगे बढ़ सकते हो, जो जो डिमांड आएगी आप उसको आगे बढ़ा सकते
जी सर, ओम। जी, धन्यवाद सर। और ये रही कि कैसे हम कम कीमत पर माइक्रोग्रीन्स अपने घर में उगा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही अपने महत्वपूर्ण घर में ही बात नहीं, आप लोगों को वो सेल भी कर सकते हो। शेयर कर सकते हैं। जी, जी। और महत्वपूर्ण बात ये कि आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का ये भी चिंता रही है कि अगर जिस मूँग में इतना कोरोजन, इतना ज़हर डाला जा रहा हो, उसकी तासीर क्या होगी, उसका प्रभाव क्या होगा। और इस सुंदर वार्ता की बात मैं आदरणीय जी आदरणीय शरद वर्मा सर, आप भी मध्य प्रदेश से हैं और जैविक किसान हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके पास प्रश्नों के लिए मैं आता हूँ। जी, मुख्य अतिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। मुन्नीलाल सर जी ने बहुत अच्छा योग कराया और आपकी क्लास भी बहुत ऊर्जावान है। सर, आप ये ट्रेनिंग्स देते होंगे किसानों को, तो कब-कब टाइम रहता है ट्रेनिंग्स का और कैसे आप लोगों के यहाँ हम लोग अप्रोच कर सकते हैं फॉर्म भरने की? तो वो थोड़ा-सा बताइए। मध्य प्रदेश में कहीं नज़दीक अगर कोई जगह आपने इंस्टॉल किए हों, तो वो हमें अगर देखने को मिल जाएँ तो हम लोग, हमारा योगाहार जो टीम है नर्मदापुरम की, वो जाके देख सकती है। जी। जी, अभी 21 तारीख को ये जो ट्रेनिंग है, क्योंकि बहुत दूर-दूर से किसान हैं, तो अभी हम चंडीगढ़ से काम शुरू किए। हमारे को HAU RKVY रफ्तार के बारे में अगर आप जानते हो, हमें उस एसोसिएशन की तरफ से भी वी आर अवॉर्डेड कि हमें बहुत से किसानों को जागरूक करना है, हमने किसानों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ये हमारी मजबूरी है, जो RKVY रफ्तार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पुसा की तरफ से मान्य है। रही बात मध्य प्रदेश की, सर अभी हमारा कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी 21 जुलाई को है हमारा, जिसमें हम 40 लोगों को शामिल करेंगे। क्यों 40 ही, क्यों 40 से ज़्यादा नहीं? क्योंकि बहुत से प्रश्न आने वाले हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हर तीसरे एतवार को मॉर्निंग 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उनको कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा और 1 महीने तक लगातार शाम को 5 से 7 बजे तक अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई सक्सेस मिली, किसी को कोई चैलेंज आ रहा है उसको ग्रो करने में, आप हमारे को उसकी तस्वीरें भेज सकते हो और हम उनको उसी टाइम वो एड्रेस कर देंगे। 1 महीने तक शाम को 5 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 जुलाई को रहेगा। जी, तो ट्रेनिंग का कोई चार्जेस हैं सर क्या? हाँ जी, उसके हमने थोड़े से नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं, मैं दिनेश जी को बता दूंगा और इनको लिंक भी भेज दूंगा। थोड़े से चार्जेस हैं कि किसी की पॉकेट को वो पिंच नहीं करेगा। जी, जी, और जी, अगर जी, कोई बहुत चीज किसी को समझ नहीं आ रही, फॉर 1 मंथ दे कैन फील फ्री टू आस्क फॉर, अगर वो बस अपना बैच नंबर बताएं कि कौन से बैच में उन्होंने ट्रेनिंग की। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद हम अपना मुंह मोड़ लेंगे। ये रिलेशन 1 महीने का या 1 दिन का नहीं है, ये सदियों का है। 10 साल बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहां पर बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। जी, बहुत अच्छा, बहुत जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और साथ में मैं समय न लेते हुए पहुंचता हूं महाराष्ट्र, डॉक्टर किशोर दुबे सर। आदरणीय किशोर दुबे सर, आप प्रश्न रखें। धन्यवाद दिनेश जी। डॉक्टर साहब आज जो है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर मेरा सवाल है कि जैसा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, पवन सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उसमें केमिकल डिटेक्ट करने की कोई हैंडी मशीन है क्या? वही चीज एक ग्रीन में भी आएंगे। आज तो ठीक है, लिमिटेड लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जब इसमें आ जाएंगे तो उन्होंने उपजा हुआ जो ग्रीन है वो केमिकल फ्री है कि नहीं है, इस तरह का टेस्टिंग करने के लिए कोई हैंडी मशीन्स होती है क्या? और है तो उसकी क्या कीमत है? क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है, या
ये ग्रीन्स टेस्ट करने के लिए, फ्रूट्स टेस्ट करने के लिए, स्प्राउट्स टेस्ट करने के लिए, और बाकी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि अभी स्प्राउट्स जो है और जो ग्रीन्स है, इसमें न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस जो होते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं? धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक कंपनी है महाराष्ट्र की, बॉम्बे के पास की, उस कंपनी ने वो मशीन बनाई है, मतलब मैं कहूँगा, मगर बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से, पहले मैं खुशकिस्मती की बात करूं। आपके प्रश्न का आंसर है कि बाजार में एक मशीन है, उस मशीन में वो माइक्रोवेव जैसी एक मशीन है, उसमें हम रखें तो सामने डिस्प्ले आ जाता है कि इसमें कितने परसेंट फंगीसाइड है, कितने परसेंट पेस्टिसाइड है, कितने परसेंट हर्बिसाइड, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि आप इसको ये सेवन करने योग्य है भी कि नहीं। और जो बाहर से दिख रहा है क्या अंदर भी वैसा ही है, खराब तो नहीं है, ये भी उसमें डिटेक्ट हो जाता है। ये खुशकिस्मती है। बदकिस्मती ये है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसको अफोर्ड करना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा कठिन है। उसकी कीमत तकरीबन 65,000 से 70,000 रुपए के बीच में है। तो हर कोई इस तरह की महंगी मशीन नहीं ले सकता। हाँ, एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उसमें अगर कोई सारी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करके उस तरह की चीज़ें ले, थोड़े थोड़े पैसे डाल के, कि जो फेरी वाला आ रहा है उसमें चेक करके आगे दे, तो एक सोल्यूशन है कि वो एंड यूज़र तक पता लग जाए कि इसके अंदर कितना है और इसको हमें खाना चाहिए कि नहीं। आपका दूसरा प्रश्न क्या था, प्लीज आप मुझे बताइएगा। ये जो स्प्राउट्स होते हैं और ग्रीन्स होते हैं जो आपके तरीके से, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है उसमें कितने परसेंटेज का अंतर होता है? यस, जैसे हम एक हाथ देख रहे हैं, इन 4 उंगलियों को, ये पहली उंगली स्प्राउट्स है, फिर माइक्रोग्रीन्स, फिर बेबी ग्रीन्स, फिर मैच्योर वेजिटेबल्स। बिल्कुल इस तरह का ही मैं कह सकता हूँ, स्प्राउट्स आर इक्वली गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उंगली बड़ी है, कि स्प्राउट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। यस, स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस देन मैच्योर वेजिटेबल्स। स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस, बट उसके साथ उसका प्रोसेस, एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस आने का डर, 1 नंबर 2 उसमें सीड्स भी हम सीड्स का एक्सपोजर भी सीधा रहता है, सीड्स भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर केमिकल का डर, उसकी वजह से माइक्रोग्रीन एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, हाँ, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने जब स्टडी किया स्प्राउट्स वर्सेस माइक्रोग्रीन्स, उन्होंने पाया अगर विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए, सी, के और ई, इसमें इन 4 विटामिन का पाया, उसमें 35 से 40 गुना, सॉरी 35 से 40 गुना का फर्क था। वो 35 गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस था, तो ये 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस था। कोई ज्यादा फर्क नहीं था कंपेयर टू हरी सब्जी स्प्राउट्स। अगर मैं विटामिन ई की बात करूं, मूली का उन्होंने जब किया, मूली के अंदर विटामिन ई था, स्प्राउट्स में 40 गुना ज्यादा विटामिन ई था, सॉरी 35 गुना ज्यादा विटामिन ई था, और माइक्रोग्रीन में 40 गुना ज्यादा विटामिन ई था। अमरैंथ, जिसको चिलाई कहते हैं, विटामिन के स्प्राउट्स में 30 गुना ज्यादा था हरी सब्जी के कंपैरेटिव, और माइक्रोग्रीन में 40 गुना ज्यादा विटामिन के था। सिलेंट्रो, जिसको धनिया कहते हैं, उसमें विटामिन ए 32 गुना ज्यादा था स्प्राउट्स में, और उसमें 40 गुना ज्यादा विटामिन ए था। तो ये स्टडी हुई है स्प्राउट्स वर्सेस माइक्रोग्रेन्स के न्यूट्रिशन की, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। धन्यवाद सर। सर, वो जो मशीन आपने बोला महाराष्ट्र में कहीं मिलती है, उसका मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, वो कहाँ पर मिलती, कैसे मिलती, वो आप एड्रेस और कांटेक्ट दीजिए। धन्यवाद। श्योर, मैं आपको उसका कांटेक्ट में, दिनेश जी के नंबर है मेरे पास, मैं उनको भिजवा दूंगा। जी सर, और ये एक विकल्प की तरफ जाते हुए कि कहीं कोई मशीन है, और हाँ, जी, ये संपर्क आप लोग करेंगे। मैं आदरणीय
प्रदीप राज वर्मा जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप प्रश्न रखिएगा। ओम। सदन को सादर प्रणाम और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनको सादर नमन प्रणाम, क्योंकि वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि आज हमारे देश को, दुनिया को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वो विशेष मतलब उनके लिए आदर समर्पित करता हूं मैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत छोटे रूप में एक घर के लिए एक रैक वाला सिस्टम यदि अपनाएं तो आपने बताया था कि 35,000 खर्च आएगा, तो हमें वो सिस्टम कैसे मिलेगा? दूसरी बात, हम बहुत जल्दी उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और हम आपको आमंत्रित करते हैं नर्मदापुरम जिले में कि आप आएं। जो भी आपका नॉमिनल या जो भी चार्ज होगा हम सब लोग वहन करेंगे और अच्छे से हम सोचते हैं कि आप यहाँ आके हमें ट्रेनिंग करें। श्योर। सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। 35,000 रुपये का जो खर्चा है वो मैंने उस लिए बताया था, इन्हें मेरी गलती है, शायद मैंने अपनी बात को सही तरह नहीं रख पाया। अगर आपने उसमें ग्रो करके आगे बेचना हो तो 35,000 का खर्चा है। अगर आपको सिर्फ अपने घर के लिए चाहिए, सिर्फ आप अपने घर के लिए ग्रो कर सकते हो, परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनके लिए 3 महीने का खर्चा 3,000 रुपये, यानी कि 30 रुपये रोज का खर्चा है इसका। वो किट आती है, वो हम किट आपको भेज देंगे, 3,000 रुपये की वो किट है, आपके घर पे ही ग्रो हो जाएगा वो आपका परिवार के लिए, वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 35,000 का मतलब वो तो अगर आपने आगे फर्दर किसी को बेचना हो तो 30 रुपये पर डे, अगर 3,000 रुपये 3 महीने का है तो 3,000 रुपये हमने इसलिए रखा 3 महीने का क्योंकि बार बार कोरियर का खर्चा बढ़ता है, और जो हमने पाया 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं 1 महीने की भी किट हो जो 1,000 रुपये की मात्र हो, देने में वो भी कोई हर्ज नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि 1.5 से 2 महीने और कोरियर का खर्चा भी बचेगा, और 1-1.5 महीने में जब आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे यू विल फील लाइक मच हाई एनर्जी लेवल्स, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, यू विल फील बेटर, आप अच्छा फील करोगे, पेट का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो 30 रुपए के तो हमारे बच्चे आज की डेट में चिप्स ही खा जाते हैं जो हेल्दी नहीं है। तो अगर हम अपने घर में खाने के ऊपर उसको सुंदर भी बना दें और उसको गार्निश कर दें तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। रही बात ट्रेनिंग की, सर्टनली सर, आई प्रॉमिस यू, अभी हमारी मुहिम शुरू हुई है, एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए कलेक्टिव एक्शन इज असेंशियल। बहुत से आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों का जुड़ना बहुत अनिवार्य है। जब हम आपस में जुड़ेंगे तो इस देश को बहुत खूबसूरत देश बना पाएंगे जिसमें लोग हेल्दी भी रहेंगे और हॉस्पिटल के रश को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। जी, निश्चित ही जब हमारा भोजन खूबसूरत होगा तो हमारा देश भी खूबसूरत होगा कई मायनों में। और हालांकि हम समय की जो सीमा है उसको से पार कर गए, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि अभी हैंड रेज हो रहे हैं और विषय बड़ा रोचक होता जा रहा है। तो 5 मिनट और, मैंने जो 5 मिनट दिए थे तो अभी 3 मिनट और बढ़ गए हैं, लेकिन 2 मिनट तक मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, मैं आपके पास आता हूँ, कृपया आपका प्रश्न रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, पूरे सदन को प्रणाम, और उसके बाद मोहित भाई को जो इतना सामयिक और इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न केवल ये है कि घर में जो हम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करेंगे, तो जो आपने बताया था कुछ मैं पूरा सुन नहीं पाई थी, कोकोपीट और उसके साथ और क्या मिला के ट्रे में हम लगा सकते हैं? कुछ नहीं मिलाना हमने, बस उसके ऊपर सीड्स डालने हैं। सीड्स शुड बी नॉन जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स नहीं होने चाहिए, कोकोपीट होनी चाहिए या कोको फाइबर मैट होना चाहिए, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पानी। पानी 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 की आवश्यकता है, जो हमें थोड़ा थोड़ा रोज पानी उसमें देना रहेगा बस। और तीसरी कोई मिलाने की जरूरत नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं रहती माइक्रोग्रीन्स वाली स्टेज में।
5 तो से 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, ये अलग अलग ड्यूरेशन में ग्रो होती हैं चीजें। कईयों को 14 दिन लगते हैं, कई 5 दिन में ही ग्रो हो जाते तो सारे प्रकार के सीड्स, सारे वेजिटेबल्स के और अनाजों के सीड्स हम उसमें ग्रो कर सकते हैं? 75 तरह के तो हमने ट्रायल किए हुए हैं, 75। जी। अब एक नया हम रिसर्च करने जा रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ वालों के साथ। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल एवरी सेकंड इंडिविजुअल हैज। जो हम देखते हैं हमारी काफ में पेन्स हो रही हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम कि जो हमारे काफ में, जिसको क्या कहते हैं, अच्छू पड़ते हैं पंजाबी में कहते हैं। जी, अकड़न हो जाती है, वो क्रैम्प्स हाँ आते जी, हैं। जी जी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में है, जी। खासकर जो हाँ। वेजिटेरियन है लोग कहते हैं उनमें ज्यादा है। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल एक मिलेट है, कंगनी हाँ, जिसको कहते हैं। 1 किलो में 0.48 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होते हैं, जो फुली ग्रोन। हम माइक्रोग्रीन्स के, फॉक्सटेल के माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर रहे हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं, जो कि हम वेजिटेरियन लोगों के लिए भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए। नहीं तो पता नहीं ये मिथ है कि फैक्ट है कि वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बट अभी इसके ऊपर मुझे नहीं ज़्यादा मालूम। मगर हम कंगनी के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ के डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। जी। तो उसको जितने भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से जो हम ग्रो करेंगे, उसकी फिर कुछ क्वांटिटी का तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि भई इतना ज़्यादा नहीं लेना या इतना कम, कुछ नहीं, उसके लिए ये आपका रिसर्च? एलोपैथिक दवाइयाँ जैसी होती हैं। अगर मैं विटामिन ई की टैबलेट फॉर 2 मंथ्स और मोर देन दैट 3 मंथ्स तक लेता हूँ, जो उसके साथ एक्सिपिएंट यूज होता है, दैट इटसेल्फ इज द कार्सिनोजेनिक। वो या कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करती हैं केमिकल फार्मा कंपनीज, दैट इज डेंजरस। ये तो हरी सब्जी है, अगर मैं हरी सब्जी ज्यादा भी खा लूंगा तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मगर 20 ग्राम माइक्रोग्रीन्स आर इक्वलेंट टू आधा किलो हरी सब्जी। तो जी, आधा किलो की ही तो हमारे को जरूरत है। जी। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, एक और प्रश्न सॉरी मेरा, कि जो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो बोल रहे हैं, उसमें हम लोग जॉइन कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। कुछ रजिस्ट्रेशन करना होगा? हाँ जी, मेरी टीम या मैं आपको दिनेश जी को एक लिंक भेज दूंगा। जी, वीरवार तक मैं भेज दूंगा वो लिंक। तो जी, दिनेश जी जी। से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जी, आप बहुत रजिस्टर कर सकते जी, हैं। धन्यवाद। उसमें हम प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्शन तो करे बताएंगे ही बताएंगे, उसमें मार्केटिंग भी बताएंगे कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हो, आगे लोगों तक बेचने का भी एक सोर्स बन सकता है, जो किसानों के लिए है स्पेशली, वो कि आप आगे भी लोगों को भेज पाओ, एक अच्छा जी, दाम मिल जाएगा आपको उस चीज से। तो मार्केटिंग के भी टिप्स दिए जाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, और साथ में ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि योगाहार के सदस्यों के लिए हाँ, ये एक स्पेशल सेशन रहेगा संभवतः। और जबकि मैंने समय की सीमा को लांघ ही दिया है, तो अभी और मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी तक मैं पहुंचूं, उनसे पहले हैंड था हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर डीडी शर्मा जी का। आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और कुछ प्रश्न रखना चाहते थे संभवतः। आप कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मैं डीडी शर्मा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में मैं कार्यरत था। अभी अभी हाल ही में मैं भी सेवानिवृत्त हुआ 29 फरवरी 2024 को। अभी मोहित जी ने जो माइक्रो ग्रीन की बात की है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। खास करके इन्होंने कहा कि जो हमारी पोल्यूटेड सिटी है उसमें वहाँ के लोगों की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत
कम हो गई है, और जो इन्होंने 5-6 इंटरनेशनल सिटीज कही है, वहाँ की लाइफ जो है वो लंबी है, 100 साल तक लोग जीते हैं। तो वो आगे एडवांसमेंट की बात है। और हमारा हिंदुस्तान में अभी ये इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, स्प्राउट्स की बात हो रही है, इंडोर जो हमारी प्रोडक्शन है, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन है। मैं मोहित जी से ज़्यादा समय नहीं है, समय की कमी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सोलन शिमला बेस्ड हैं। तो आपका तो मोहाली में है, मोहाली में किस जगह है और किस तरह के आप कितने केवीकेज के लोगों को आपने अभी तक इसमें शामिल किया है? और सेकेंडली फार्मर की जो अभी तक इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है? सिक्योरली कि ये शहरी जो सिटीजन्स हैं वो तो बहुत काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, और जो इसमें जो माइक्रो ग्रीन्स की बात आपने की है मोहित जी, वो बहुत अच्छा उम्दा एक आपने काम किया है। आपने कहा कि मैं फार्मास्यूटिकल्स में पहले थे और अब आपने ये स्विच ओवर किया है मई 22 में 2022 में, और मैं ये बहुत ही आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो इस तरह से ये कमर्शियलाइजेशन की जो जहाँ तक बात है, मार्केटिंग की बात है, इसमें कितनी कामयाबी अभी तक लोगों को मिली है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कृषि विज्ञान केंद्र एक खरड़ के आगे एक छोटा सा टाउन है, शायद आपने नाम सुना होगा, रोपड़ के पास कुराली करके। जी जी वहाँ जी, पर है एक कुराली कृषि में। हाँ जी, वहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मुझे एक कृषि विज्ञान केंद्र में इनवाइट किया कि आप वहाँ पर आकर लेक्चर देना, और वहाँ बहुत से किसान आएंगे और उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्या वो अपना लाइवलीहुड कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो जब हमने वहाँ लेक्चर दिया तो वहाँ के हमने तकरीबन 150 लोगों को लेक्चर दिया था, तो 5 किसानों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपना काम शुरू किया। और आपको मेरे को खुद को बताने में बहुत खुशी हुई। ये बात है तकरीबन सितंबर सन 2022 की, जब जी हमने ये किया था। जी जून 2023 में उनमें से एक फार्मर कहता, मैंने अपने बेटे को बाइक लेकर दिया, आपके इस काम को हमने जब ऐड किया तो मैंने बाइक लेकर दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने बेटे को बाइक लेकर दूंगा, तो मैंने इतना अर्न किया कि मैंने अपने बेटे को बाइक लेकर दिया। तो आज तक पूरे 2 साल 2 महीने हो चुके हैं हमारी कंपनी को, 45 के करीब हम फार्मर्स को अपग्रेड कर चुके हैं। मतलब कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात मार्केट की, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, हम 1000 से ज़्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट दे पा रहे हैं चंडीगढ़ में सब्सक्रिप्शन मॉडल से, जो एक अच्छा जरिया है लोगों को हेल्दी रहने का, और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है कि उनकी पॉकेटों को पिंच करे। प्लस ये जो फार्मर्स की बात कर रहे हो, जो 45 फार्मर्स हैं, ये जो पैदावार करते हैं ये खुद भी अपने नियर एंड डियर्स को बेचते हैं, और अगर इनसे कोई दिक्कत आती है बेचने में तो इनसे सारा का सारा सामान मैं खरीद लेता हूँ और उनको तुरंत पैसे देता हूँ। और जो 5 स्टार होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं चंडीगढ़ के, उनको हमने कहा कि आपके पास तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग खाना खाने आ रहे हैं, क्यों ना आपकी होटल का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए कि आप भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड सर्व करते हो। तो हमने इनसे लेकर इनको होटलों को देना शुरू किया, और होटल्स भी आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसकी मार्केट बहुत अच्छी है, जो कि लोगों को जागरूकता की अभी भी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सर। और ये मैं मोहित जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम कोई ग्रुप बनाए नियरेस्ट सोलन और इस एरिया में, अब वो हम उनको ट्रेन करें, और उसके बाद वो क्या विल यू हेल्प अस देम टू मार्केट द प्रोडक्ट दे विल प्रोड्यूस? सर, इस बात के लिए आपने मेरे को क्वेश्चन पूछ के बिल्कुल शर्मिंदा किया। प्लीज ऐसे मत पूछिए। आई एम 100% विद यू, 100%। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम की 100% कमी है, कभी फिर भी बात आप करेंगे। दिनेश जी से हम नंबर ले लेंगे, संपर्क ले लेंगे, फिर हम संपर्क साधते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी जी, धन्यवाद सर। और जिस तरह से अपने भोजन की खूबसूरती और उसको अमृत बनाने की बात है और अपने देश को सुंदर बनाने की बात है, उसी तरह से आवश्यक हो जाता है कि हम जो हंसी खुशी है और उसमें जो अपनी वार्तालाप में उसको सजाएं और उस बात को
आगे बढ़ाते हैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी हमेशा की तरह, और वो प्रकट हो गए हैं सर। और मैं इस निवेदन के साथ और क्षमा आग्रह के साथ कि मैंने अब मैं रोक नहीं पाया और समय कुछ ज़्यादा हुआ है, तथापि मैं आपके पास आता हूँ इस बात के साथ कि आज हमारी योग शिक्षक जी ने योग कराया और बाद में हमारे आहार को और पुष्ट करने के लिए आदरणीय मोहित जी ने जो बात रखी है, इन्हीं बातों के को आप सम्मिलित करते हुए समराइज करते हुए सभी का धन्यवाद करें। मैं आपके पास आता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय जी। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं उनके सम्मान में 4 लाइनें हैं। मुख्य अतिथि जी ने आज सभी योगाहारियों को कर दिया है मोहित। माइक्रो ग्रीन्स संबंधी सभी शंकाओं को किया है आपने तिरोहित। आज आप योग कक्षा में आए और आकर योगाहार के बन गए हैं पुरोहित। हम आशा करते हैं कि बार बार आकर इस मंच को करते रहें सुशोभित। जी ओम साधुवाद प्रणाम। और साथ में आज की योग शिक्षक और आज की जो योग पूरी योगाहार की कक्षा है उसको समापन भी कीजिएगा आदरणीय कुशवाहा सर। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। तो अब जैसे कि अभी हाल परंपरा में आ गया है कि समय भी ज़्यादा हो गया है और सबके नाम पढ़ने में भी बहुत समय लगता है, तो जितने जने आज जुड़े हैं, सर्वप्रथम तो आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय मुन्नीलाल जी जो राज्य प्रभारी भी हैं और इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं और जैविक खेती के लिए काम करते हैं, जनसेवक हैं, तो उनका आभार। हमारे जो CGM सर हैं पवन सर, उनका, हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहित सर और योगाहार के सभी संचालक रंजना बहन जी, दिनेश सर और अन्य सभी लोग जिनके नाम अभी देख पा रहा हूँ। और मान लीजिए मैंने आप सभी के नाम उच्चारित कर दिए हैं, आप सभी के नाम मोबाइल में भी हैं और मेरे दिल में भी हैं। आप सभी ने बहुत समय दिया, सभी ने अपने प्रश्न रखे, जिज्ञासा प्रकट की, समाधान लिए। आप इस तरह जुड़ते रहिए और इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाते रहिए। आप सभी का पुनः साधुवाद। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी आदरणीय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गुजारिश करते हैं